एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो हम डिस्कशन में लेंगे वो ऑडिट के जितने भी मिसलिनियस बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको एक साथ ट्राई करेंगे कि वन बाय वन हम सारे डिस्कस करें। अभी फर्स्टली जो डिस्कस करें वो है ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, जिसमें से डिस्कस करी हूँ वो है स्कैनर ऑफ पंकज याग सर। और जो कुछ चीज़ें कवर नहीं है वो मॉड्यूल से लास्ट में कवर कर लेंगे हर चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू द CAG ऑडिट। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे PSU ऑडिट करवानी पड़ती है वो सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि रेलवे, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी होती है, ठीक है। इसमें जो स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल्स है, अथोराइज्ड बॉडी जो है स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल्स फ्रॉम द यूनियन एंड स्टेट रेवेन्यूज एंड नॉन कमर्शियल ऑटोमोबाइल बॉडी से ऑथोराइज्ड कंट्रोल्ड जो है वो किसके पास में है, यूनियन या फिर स्टेट के पास में। और पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेस जो है वो कंट्रोल है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस भी इसमें कवर होते हैं, किसमें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अभी तक तो वही समझा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जिसमें CAG ऑडिट होगी। फिर आ जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में मतलब जहाँ पे जो ऑडिट रिपोर्ट है या एनुअल अकाउंट्स जो है एंटिटी के सब्जेक्ट टू द CAG ऑडिट, ओके। यहाँ पे जो रेफर्ड करना है स्पेशलाइज्ड कमिटीज जो है कॉन्स्टिट्यूट किसने की है, पार्लियामेंट ने या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है, दैट इज द पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग या फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस, सबसे पहले तो एग्जामिन करना कि जो भी मनीज है जो अकाउंट्स में बता रखी है उसको डिसबर्स कर रखा है फॉर द पर्पस जिसके लिए इसको लिया गया है, ठीक है। टू विच दे वर अप्लाइड, जिस चीज के लिए लिया गया उसी के लिए उपयोग किया जा रहा है, उसी पर्पस के लिए उस मनी का क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं या खर्चा कर रहे हैं। फिर एग्जामिन द एक्सपेंसेस आर ऑथोराइज्ड, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो जो अथॉरिटी है उसने ऑथोराइज्ड किया है उसके बाद में वो एक्सपेंसेस हैं या ऑथोराइज्ड नहीं है वो भी चेक करना। तो एक्सपेंसेस की बात हो गई, इनकम्स की बात हो गई, जो रेवेन्यू मिला उसकी बात होगी। यहाँ पे जो रीअलोकेशन हैज बीन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस मेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, फिर अलोकेट कहाँ कहाँ कर रखा है फंड्स, किस किस एक्सपेंसेस के लिए अलोकेट कर रखा है, किस किस इन्वेस्टमेंट में अलोकेट कर रखा है, वो सारा देखना। एग्जामिन करना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को, autonomous and semi-autonomous bodies, the audit of which is conducted by the CAG either under the direction of the president or by a statute of the parliament, okay। तो एग्जामिन करना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को, ऑटोनॉमियस एंड क्या बताएगा, सेमी ऑटोनॉमियस बॉडीज। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑफ द PSU ऑडिट, पब्लिक अकाउंट कमेटी देख लिया। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, दो मेन ऑब्जेक्टिव है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो फिस्कल अकाउंटेबिलिटी और एक मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। फिस्कल अकाउंटेबिलिटी में देखना है प्रोविजन ऑफ द फंड, फिर इसमें सैंक्शनिंग एंड कंप्लायंसेस एंड प्रोप्राइटरी, ये सारे आएंगे फिस्कल अकाउंटेबिलिटी में। फिर मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी में आएगा एफिशिएंसी, इकोनॉमिकली और इफेक्टिवनेस देखना है, ठीक है, उसका ऑडिट करना है। फिर अनादर इक्वली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो हेल्प द गवर्नमेंट एंड एंटरप्राइजेस ऑफ द मैनेजमेंट टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। फिर अचीव करना है क्या, फिर दिस इज अचीव्ड बाय ब्रिंगिंग आउट द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल जो भी डिफिशियंसीज है। अगर डिफिशियंसीज नहीं पता चलेगी तो उस पर कंट्रोल, या उसको वीकनेसेस पता नहीं चलेगी तो उसको कम कैसे करेंगे, ठीक है, या उस पर कंट्रोल लगाएंगे कैसे। कोई भी इनएडिक्वेट या इनएफिशिएंट सिस्टम है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है, वैसे तो सिस्टम है लेकिन सिस्टम परफेक्ट नहीं बना रखा, ठीक है, तो वो भी देखना है। फिर इज द शॉर्टफॉल्स इन द परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, परफॉर्मेंस में जो भी पर्सनल्स है उनकी परफॉर्मेंस के एफिशिएंसीज वगैरह देखनी है, ठीक है। फिर बाय एनालाइजिंग द कोज ऑफ द शॉर्टफॉल्स फ्रॉम द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस, यहाँ पे सारे को एनालाइज करना है परफॉर्मेंसेस वगैरह को, और उसके बाद में ये एज एन ऑडिटर यहाँ पे काम है। और ऑडिटर कौन होंगे, C&AG के पर्सन, यहाँ पे सिंपल ऑडिटर नहीं चलेंगे, ठीक है, PSU की ऑडिट है ना। स्कोप ऑफ द ऑडिट में क्या आ जाता है, CAG's ड्यूटीज एंड पावर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1917 में बता रखा है कि स्पेसिफाई कर रखा है कि एंटिटीज जो है दैट कम अंडर द ऑडिट परव्यू ऑफ द C&AG एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। हाउएवर द स्कोप जो है एक्सटेंड द ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय द स्कोप, एंड ऑडिट भी C&AG ही डिटरमाइंड करेगा। बट यहाँ पे जो स्कोप एक्सटेंड टू द ऑडिट दे रखा है वो फाइनेंशियल ऑडिट, किस किस टाइप की ऑडिट होती है बता रखा है, फाइनेंशियल, कंप्लायंसेस, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रोप्राइटरी, परफॉर्मेंस, इन सबको हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एलिमेंट ऑफ द PSU ऑडिट, ये मॉड्यूल में कुछ टाइम पहले अमेंडमेंट करके ये इंक्लूड किया हुआ पोर्शन है कि क्या क्या एलिमेंट्स है PSU ऑडिट के। तो पार्टीज इन्वॉल्व, इसमें तीन पार्टीज, पहला तो है पार्टीज इन्वॉल्व, फिर है सब्जेक्ट मैटर और फिर है टाइप ऑफ एंगेजमेंट। पार्टीज इन्वॉल्व में थ्री पार्टीज होगी, एक तो ऑडिटर, दूसरा होगा रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसमें TCWG हो सकता है, अकाउंटेबल एंटिटीज हो सकता है, इंटेंडेड यूजर पार्लियामेंट को भी PSU, क्योंकि रेलवेज वगैरह के अगर ऑडिट कर रहे हैं तो उनके जो भी अकाउंट्स वगैरह जो ऑडिटेड अकाउंट्स है वो किसके पास में जाने वाले, पार्लियामेंट
पार्लियामेंट के बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि इंटेंडेड यूजर्स लेजिस्लेचर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर विच represents the citizens by determining the priorities of the public finance, purpose, content of public spending and income। ये सारे इसमें क्या हो सकते हैं, हम पार्टीज हो सकते हैं। फिर सब्जेक्ट मैटर में 3 पॉइंट्स याद रखने, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया इंफॉर्मेशन। तो सब्जेक्ट मैटर में आ जाएगा जो भी इंफॉर्मेशन, कंडीशंस और एक्टिविटीज है दैट इज मेजर और इवेल्युएट अगेंस्ट सर्टेन क्राइटेरिया। फिर क्राइटेरिया में बेंचमार्क वगैरह डिसाइड करना, और सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया में इवेल्युएट करना है मेजरिंग द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। दोनों फर्स्ट और सेकंड को इन्वॉल्व कर दो, क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर में तो इन्फॉर्मेशन, कंडीशन, और क्राइटेरिया में बेंचमार्क, और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन में उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग वो क्राइटेरिया है कि नहीं वो इवेल्युएट करना। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट में आ जाता है अटेस्टेशन एंगेजमेंट एंड डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अटेस्टेशन एंगेजमेंट फिर आ जाता है अटेस्टेशन एंगेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, मेजर करना सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया, कंक्लूड करना है, ऑडिट एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करने रीजनेबल बेसिस है, ये कंक्लूड करना है। फिर डायरेक्ट रिपोर्टिंग करनी है किस पे, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट इट इज द ऑडिटर मेजर इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। इस तरह का टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। फिर आ जाता है प्रिंसिपल एसोसिएशन विद द ऑडिट ऑफ पीएसयू। सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल, ये सारे अपने जो प्रिंसिपल है, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना 315 लगा देना, 330 लगा देना, 200 लगा देना, ऑब्जेक्टिव वगैरह, क्वालिटी कंट्रोल 220 लगा देना, ऑडिट रिस्क, ये ऐसे के नाम मत लिखना, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये ऐसे जो इसमें जो अपने टॉपिक है, जैसे ऑडिट रिस्क है, क्वालिटी कंट्रोल है, ऑडिट टीम मैनेजमेंट है, स्किल्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, मटीरियलिटी है, कम्युनिकेशन है, एथिक्स, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट, केयर एंड स्केप्टिसिज्म। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे इसमें जनरल प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल्स एसोसिएटेड विद ऑडिट, इसमें प्लानिंग, कंडक्टिंग और रिपोर्टिंग। फर्स्ट हो जाता है प्लानिंग में ऑडिटर जो होगा वो ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एंटिटी प्रोग्राम्स टू बी ऑडिटेड। फिर ऑडिटर जो होगा वो कंडक्ट करेगा रिस्क असेसमेंट किसमें करते हैं, 315 में। तो नेचर ऑफ द एंटिटी, सबसे पहले तो नेचर ऑफ द एंटिटी देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द एंटिटी, देन हम रिस्क असेस करते हैं, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो रिस्क है वो कहीं फ्रॉड से रिलेटेड तो रिस्क नहीं है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग देखते हैं, फिर प्लान करते हैं देयर वर्क इंश्योर दैट द ऑडिट इज कंडक्टेड इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। प्लान किया ऑडिट, फिर कंडक्ट किया, अब ऑडिट प्लान किया तो उसी अकॉर्डिंग हमको कंडक्ट भी करना ऑडिट। ठीक है, तो एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करने, इसमें परफॉर्म करना, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो भी परफॉर्मेंस प्रोसीजर है और कंक्लूजन तक पहुंचने का है। ठीक है, फिर रिपोर्टिंग, अब हम कंक्लूजन तक पहुंचे तो फिर हम रिपोर्ट बेस्ड ऑन द कंक्लूजन्स और फॉलो अप ऑन द रिपोर्टेड मैटर एज रेलेवेंट, अगर रेलेवेंट हो तो फॉलो अप भी, फॉलो मतलब मैनेजमेंट ने उसको वापस कंप्लाई किया कि नहीं किया है वो सब भी देखना। ठीक है, तो फॉलो प्रोसीजर अगर रिक्वायर्ड हो तो, कंपलसरी नहीं। फिर जो रोल ऑफ द सीएनडीजी इन द ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज। ओके, गवर्नमेंट कंपनीज में हम 143 सबसेक्शन 5, 6 एंड 7 जो ये हमारा सप्लीमेंट्री ऑडिट वगैरह, टेस्ट ऑडिट वगैरह है, ये सारा इसमें डिस्कस होगा। टेस्ट ऑडिट कब करवाते हैं, जबकि ऐसा लगता है कि सीएनडीजी को 60 डेज में द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट हैव अ राइट टू कंडक्ट द सप्लीमेंट्री ऑडिट पर्पसेस रिक्वायर इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। और टेस्ट ऑडिट ये तो आता है सप्लीमेंट्री ऑडिट 60 डेज में। ठीक है, और टेस्ट ऑडिट के लिए गवर्नमेंट कंपनीज जो 19A में बता रखा है, CAG जो है ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन सर्विस एक्ट 1917 शैल अप्लाई द रिपोर्ट टू टेस्ट ऑडिट। गवर्नमेंट कंपनी अगर कंसिडर करती है कि जरूरी है टेस्ट ऑडिट करवाना अकाउंट ऑफ द कंपनी एंड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 19A के अकॉर्डिंग, तो टेस्ट ऑडिट करवाएंगे। सप्लीमेंट्री ऑडिट बता दिया मैंने। फिर आ जाता है रिप्लाई ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कमेंट्स ऑफ द सीएनडीजी। अच्छा, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होगा वो सीएनडीजी ने जो ऑडिट की उसके बाद में जो कमेंट किया उसके ऊपर रिप्लाई करे। ठीक है, तो रिप्लाई जो किया है, बोर्ड रिमार्क्स ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट एज टू गिवन इन द एडेंडम टू द रिपोर्ट्स एंड यहाँ पे डायरेक्टर्स का जो रिपोर्ट है रिगार्डिंग द एवरी रिजर्वेशन, एवरी क्वालिफिकेशन, एवरी एडवर्स रिमार्क, सब पे डायरेक्टर बताएगा कि ऐसा क्यों नहीं किया। जैसे बोला ना कि आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों नहीं लगाया, प्रॉपर क्यों नहीं लगाया, तो फिर बता सकता है मैनेजमेंट की कॉस्ट जो थी वो ज़्यादा लग रही थी या और कुछ भी अगर रीज़न है जो मैनेजमेंट को लगता है तो वो मैनेजमेंट इसमें बता रहे हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बता रहे हैं। अब हाउएवर ईदर एग्जिस्ट नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इज टू गिव देयर रिप्लाई ऑन द रिजर्वेशन मेड सी एंड एज। मतलब वो ड्यूटी बाउंड नहीं है कि वो रिप्लाई करे, वो चाहेंगे तो रिप्लाई कर सकते हैं जो भी रिजर्वेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो उनके ऊपर पेनाल्टी प्रोसिक्यूशन लगा देंगे। ठीक है ना, वो चाहे तो रिप्लाई करें, दिस इज द थिंग। या
देन रेलेवेंट सेक्शंस जो कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन है वो सारे जो ऑडिटर को अपॉइंट करने के हैं, जैसे 139 वाले सेक्शन है, फिर ड्यूटीज वगैरह के 143 वाले सेक्शन है, 139(5) अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर अदर देन फर्स्ट ऑडिटर, 139(7) अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, 143 सबसेक्शन 5 ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, 143 सबसेक्शन 6 पावर ऑफ सी एंड एजीज टू ऑर्डर द सप्लीमेंट्री ऑडिटर, 143 सबसेक्शन 7 जो है वह जाता है टेस्ट ऑडिट, ये दोनों ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, डायरेक्शन देना, एक्शंस टेकन और इम्पैक्ट ऑफ अकाउंट्स, सिंपल है। फिर द टाइप ऑफ ऑडिट कंडक्टेड बाय सीएनडीजी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट में वही सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, ओपिनियन देना। कंप्लायंस ऑडिट में लॉ एंड रेगुलेशंस कंप्लाई हुए कि नहीं, वो कॉम्प्रिहेंसिव एक डिटेल्ड ऑडिट होता है, इसको डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे। प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब जो टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट जो है कमोडिटी एक्सेप्टेड कस्टमर्स एंड स्टैंडर्ड्स कंडक्टेड, वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस। देन अच्छा परफॉर्मेंस ऑडिट, जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो सिंपली यही है कि परफॉर्म जो इफिशिएंटली परफॉर्म हो रहे कि नहीं, सारे प्रोसीजर्स जो है वहाँ के मैनेजर्स वगैरह प्रॉपर्ली काम कर रहे कि नहीं। अब जाते हैं ऑडिट, ये सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो हमने ऐसे इनका नाम देखा। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सी एंड एजी, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो रिव्यू ऑफ द वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज के लिए जो जनरल रिव्यू ऑफ द रिजल्ट हम पार्लियामेंट के सामने जो जाएगा पार्ट, ठीक है। तो ये बोल रखा है रिपोर्ट ऑफ द सी एंड एजी ऑन द पीएसयू ऑफ सीजीआर प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट इन फॉलोइंग पार्ट्स, कहाँ कहाँ बता रखा है जहाँ पे जनरल रिव्यू की जरूरत है वर्किंग रिजल्ट्स के ऊपर जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनके। फिर सेकंड आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ द सेलेक्टेड अंडरटेकिंग कंडक्टेड बाय द ऑडिट बोर्ड, रिज्यूम करना है कंपनी ऑडिटर को रिपोर्ट सबमिटेड बाय देम अंडर द issued by the C&AG on the comments on the accounts of the government company or significant results of the audit of the undertaking not taken up for appraisal by the audit board। तो इन सब में हमको क्या करना है, ऑडिट रिपोर्ट जो है सीएनडीजी की वो पार्लियामेंट के पास जाएगी। शॉर्ट नोट ऑन कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, तो क्या क्या कंटेंट लिखना है वो बता रखा है। सिग्निफिकेंट रिजल्ट लिखना है, फिर कंपनी ऑडिटर जो है ऑडिट रिपोर्ट में ये सबमिट करेगा कि जो भी डायरेक्शंस इश्यूज किए थे सीएनडीजी को, फिर and that the committee on the accounts of the government company, फिर results of the comprehensive appraisal of the selected undertaking और general review of the working results, जो गवर्नमेंट कंपनी किस तरह से काम कर रही है ये सब हमको रिपोर्ट करना है। फिर द कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, इसको थोड़ा सा डिटेल में अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो डिटरमाइन करना है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिविटी और क्राइटेरिया। फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट इज टू preparation of the audit program based on the study of the decisions relating to the setting up of enterprises objective, areas of operation, organization, financial operational details, capital, operational budget, relevant available पेपर्स। मतलब इसका क्लियर मतलब ये है कि जितने तरह के एरिया है, अभी तो हम आगे और जब डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि डिटेल्ड ऑडिट मतलब जितना एरिया है सब कवर हो रहा है इसमें। देखो ना, फर्स्ट तो डिटरमाइन करना स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, वो सब ठीक है। फिर किसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, एरिया ऑफ द ऑपरेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल दोनों ही डिटेल्स आ गई, कैपिटल ऑपरेशनल बजट्स आ गए, अदर रेलेवेंट अवेलेबल पेपर्स, ये सारा चेक करना है। तो एरियाज टू बी कवर्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, इसमें 1 by 1 बता रखे हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं आर से ज़्यादा पॉइंट डिस्कस करती हूँ यहाँ पे। आर से जैसे ROR रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, फिर रिपेयर मेंटेनेंस है, फिर कंपेरेटिव ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट कितना आ रहा है, फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर है तो अंडर यूटिलाइजेशन अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, तो फिर इनएफिशिएंट या इनसफिशिएंट प्रोजेक्ट प्लानिंग है, अनड्यू वेस्ट है, अनप्रोडक्टिव टाइम for man and machine, wasteful utilization or even non-utilization of the resources, then effective and economical procedures, existence of the adequate system of repair maintenance। बताया था कि repair maintenance जो है वो properly रिपेयर मेंटेनेंस के लिए वो रखा है कि कोई एडिक्वेट सिस्टम तो है रिपेयर मेंटेनेंस का, कि कितने पीरियड में रिपेयर मेंटेनेंस होते हैं वगैरह, रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह। फिर इसमें जो कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स एडिक्वेट है कि नहीं है, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना आ रहा है, एडिक्वेट है कि नहीं है, फिर प्लान रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अचीवेबल है कि नहीं है, प्रोजेक्ट जो फॉर्म किया है एंड इम्प्लीमेंट किया है वो साउंडनेस ऑफ दैट प्रोजेक्ट। देन आउटपुट जो है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो नहीं है, तो ये सारा हमको देखना है, ठीक है। फिर आ जाता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटरी एस्पेक्ट्स। जनरल प्रिंसिपल्स में क्या क्या आ जाता है, तो जनरल प्रिंसिपल में आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ऑन द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन कंडक्ट। फिर यहाँ पे जो जनरल प्रिंसिपल है, वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना जनरल प्रिंसिपल में, एक्सपेंडिचर इज नॉट प्राइमा फेसी, हम
ये इंपॉर्टेंट है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द प्रोप्राइटरी एस्पेक्ट। यहाँ पे प्रोप्राइटरी ऑडिट की बात की है तो फर्स्ट इसमें आ जाता है कि जो वेरीफाई करना है ट्रांजेक्शन्स जो है टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं, जो एक्सपेंडिचर किए हैं वो, ठीक है। देन इंस्टीड टू मच डिपेंडेंस ऑन द डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन एविडेंसेस, इट शिफ्ट्स द एम्फेसिस टू द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रांजेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है उस अकॉर्डिंग उसमें एक्सपेंडिचर किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर इज नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड। जो पब्लिक यहाँ पे क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है। तो उसने जो एक्सपेंसेस किया है वो जितना क्या होना चाहिए, ओकेजन डिमांड उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। फिर इसमें आगे जैसे आएंगे ना पॉइंट्स हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्या बता रखा है इसमें कि जो सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर एज ए पर्सन ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन मनी, मतलब मेरी खुद का पैसा मैं अगर ये एक्सपेंडिचर लगाती या एक्सपेंडिचर करती तो उतना ही करती, वैसा ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक्सपेंडिचर है वैसा कर रखा है कि नहीं, मतलब खुद का पैसा हम कितना ध्यान से यूज़ करते, तो इसमें भी ये बता रखा है कि उतना विजिलेंस, उतना सोचा समझा गया एक्सपेंसेस है कि नहीं। द अथॉरिटी एक्सरसाइज इस पावर ऑथराइज किया है कि नहीं, सेंक्शन किया है कि नहीं, लिमिट में तो है कि लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर तो नहीं कर दिया, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी ला रहे हैं तो उससे ज़्यादा तो नहीं लेकर आ गए, या फिर और कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर ही होते हैं ना। तो प्रोप्राइटरी ऑफ द एक्सपेंडिचर देखना है कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। फिर अच्छा होता है अपार्ट फ्रॉम द एग्रीड रेम्युनरेशन, किसी को भी रेम्युनरेशन या रिवार्ड जो है एवेन्यूज इज कैप्ट ओपन टू द इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द मैनेजर, का इनडायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है मैनेजर पर्सनल्स को, कहा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के। देन फिर इसमें देखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्रूज टू इट्स ओन एडवांटेज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जो है वो खुद के एडवांटेज के लिए, अथॉरिटी एक्सरसाइज अपना जो पावर है वो खुद के एडवांटेज के लिए ही एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खुद को रेम्युनरेशन दे रहे हैं, खुद को रिवार्ड दे रहे हैं। फंड आर नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए तो नहीं है कि ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ये सारा हमको क्या करना है, एज एन ऑडिटर चेक करना है, किसमें, प्रोप्राइटरी ऑडिट में। तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट डिस्कस किया, प्रोप्राइटरी ऑडिट डिस्कस किया। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में क्या देखा था, रिसर्च डेवलपमेंट के, रिपेयर मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस, कॉस्ट जो प्रोजेक्ट की है, उसके अलावा अंडर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी तो नहीं है मैन मशीन का, वो सब यूटिलाइजेशन और आउटपुट्स वगैरह देखा था, ये सब देखा था। और इसमें हमने क्या देखा, प्रोप्राइटरी ऑडिट में जो एक्सपेंसेस करे वो ऑन द ओकेजन के डिमांड के अकॉर्डिंग, खुद के एक्सपेंसेस के वजह से ओवर रिवॉर्ड, ओवर रेम्युनरेशन तो किसी को नहीं दे रहे हैं, उसके अलावा किसी पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल पर्सन के लिए, ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर ही कोई खर्चा तो नहीं हो रहा है। एवरीथिंग हियर वी डिस्कस। नाउ वी आर ऑन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट के साथ में कौन सी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन प्रोप्राइटरी इज ए मोरल टर्म एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस रेफरेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोरालिटी। प्रोप्राइटी मोरालिटी के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे इसको जोड़ा गया है। क्या बोलते, प्रोप्राइटरी ऑडिट हैज एन इनहेरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सब्जेक्टिविटी, मतलब ऐसा खर्चा, जो खर्चा जो है ऐसा तो लग रहा है कि हाँ ये खर्चा जो है वो करना चाहिए, मतलब ये यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि वो इलीगल है कि नहीं है, मतलब यहाँ पे लीगैलिटी की बात नहीं आ रही है, यहाँ पे ये है कि वो खर्चा ज़रूरी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो देखना है कि सब्जेक्टिविटी मतलब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो जो एक्सपेंसेस किया हुआ है, रिसर्च डेवलपमेंट करना है तो इलीगल नहीं है रिसर्च डेवलपमेंट करना, बट क्या है कि वो वहाँ ज़रूरी है कि नहीं है, वो यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड है। एलिमेंट्स ऑफ द सब्जेक्टिविटी हैज caused प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी, वेरी very demand of the directions and wisdom of taking the कमर्शियल डिसीजन अंडर द डायनेमिक एनवायरनमेंट, कि कौन डिसीजन ले रहा है यहाँ पे, जिसको एक्सपेंसेस करना है वो अथॉरिटी डिसीजन ले रही है, ठीक है। एंड द इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल जो भी यहाँ पे डायनेमिक एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपेंसेस जरूरी है कि नहीं है, वो सब यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी का खाली मतलब बता रखा है, दैट्स इट। जजमेंटल ये सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। CNDG जो है हैज डेवलप्ड द नॉर्म्स प्रोप्राइटी फॉर एक्सपेंडिचर इज पब्लिक फंड्स इन एन आवर कंट्री। अब यहाँ पे हम खर्चा कर रहे हैं क्या, नहीं, हम एज एन ऑडिटर चेक करें कि जिसने खर्चा किया उसने क्या सोचा समझा होगा, ठीक है ना, वो सब देख रहे हैं। फिर होता है एरियाज ऑफ द प्रोप्राइटी अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। 143 सबसेक्शन 1 नहीं पढ़ा रही है, जो है ना कंपनी सेक्टर हमने पढ़ा हुआ है ना, उसमें 143 सबसेक्शन 1 के जो पॉइंट्स है एज इट इज यहाँ पे दे रखे हैं। वैसे मैंने इसका एक मेमोरी ट्रिक दिया था ABCDE। A4 क्या था कि लोन एडवांसेस जो है वो लोन एडवांसेस तो नहीं बता रखे, फिर B से बुक्स एंट्रीज जो है वो फिक्टिशियस तो नहीं है, C से फिर था कैश एक्सपेंसेस का कुछ, फिर D से डिपॉजिट्स वगैरह से रिलेटेड था, और E से एक्सपेंडिचर पर्सनल नेचर के एक्सपेंडिचर्स वगैरह तो नहीं बता रखे, वो सब था, ठीक है। फिर अच्छे थे प्रोप्राइटरी ऑडिट के एलिमेंट्स। कारो 2016 से कहीं कुछ रेलेवेंस हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। कारो 2016 में जो आपको क्लोज 7 दिखेगा ना, स्टैट्यूटरी ड्यूज से रिलेटेड, ठीक है, तो वहां पे रिपोर्टिंग हो सकती है।
वहाँ पे कैसे रिपोर्टिंग हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट तो मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे सेक्शन 189 ऑफ द एक्ट में एलएलपीज वगैरह जो है अदर पार्टीज कवर्ड इन द रजिस्टर मेंटेन इन सेक्शन 189 ऑफ द एक्ट, सो वेयर द स्केड्यूल्ड पेमेंट जो है प्रिंसिपल पेमेंट्स ऑफ द इंटरेस्ट हैज बीन स्टिपुलेटेड एंड वेदर द रीपेमेंट्स ऑफ द रिसिप्ट्स, ये क्लोज 6 है, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ द रिसिप्ट्स आर रेगुलर और नॉट, वो 90 डेज वाला। तो एक तो कारो का क्लोज 6 लग रहा है, कारो 7 स्टैट्यूटरी एक्सपेंडिचर जो है 6 मंथ से ज्यादा ड्यूज वगैरह तो नहीं है वो लग रहा है। 8 भी लग रहा है डिफॉल्ट्स इन रीपेमेंट ऑफ द लोन। 9 भी लग सकता है आईपीओ एफपीओ टर्म लोन। फिर 10 जो है 10 भी लग सकता है फ्रॉड से रिलेटेड, फ्रॉड अगर दिख रहा है उस कंसर्न में तो वो सब। और फिर 11 जो है 11 भी लग सकता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, बिल्कुल ठीक है। परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट में हम डिस्कस करते हैं और इस एलिमेंट्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट में इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रोग्राम, उसकी एक्टिविटीज और फंक्शंस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इज टू इंप्रूव द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड फैसिलिटेट करना है क्या डिसीजन मेकिंग बाय पार्टीज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी, ओवरसी मतलब क्या करना है, सुपरवाइज करना है और इनिशिएट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहले इकोनॉमी, फिर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी में क्या चेक करना है कि इकोनॉमी स्टैंड्स द मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी हैविंग रिगार्ड्स द एप्रोप्रिएट क्वालिटी क्वांटिटी बेस्ट प्राइसेस इवैल्यूएटिंग द इकोनॉमी इम्प्लाइज फॉर्मिंग एन ओपिनियन। यहाँ पे कुछ भी गलत से ही देखा है क्या, इलीगल लीगल नहीं देख रहे, यहाँ पे फ्रॉड वगैरह भी नहीं चेक कर रहे। यहाँ पे क्या चेक करें कि एक्सपेंसेस हुआ तो है पर ऐसा हो ना कि इकोनॉमी मतलब कम से कम कॉस्ट लगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, वो सारी चीजें की प्राइस रख रखे, कम से कम रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है वो सब, ठीक है। तो इकोनॉमिकली यूज हो रहा है रिसोर्सेज। फिर जाता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी रिसोर्सेज को लेके होगा या इंसानों को लेके होगा। एफिशिएंसी मतलब इंसान जो काम करते हैं, आजकल तो मशीनें भी काम करती। तो यहाँ पे कह रहा है आउटपुट इज मैक्सिमाइज द मिनिमम इनपुट और आउटपुट मैक्सिमाइज, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसा है कि जो प्रोक्यूरमेंट प्रैक्टिसेस फॉलोड आर साउंड और नॉट, क्या देखना है हमको जब हम एफिशिएंसी ऑडिट कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी ऑडिट में, एफिशिएंसी मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट का ही पार्ट एफिशिएंसी ऑडिट। तो एफिशिएंसी ऑडिट के लिए हमको प्रोक्यूरमेंट ये अलग से भी पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें 4 पॉइंट्स है। पहला तो है प्रोक्यूरमेंट प्रैक्टिसेस फॉलोड आर साउंड और नॉट, देन द रिसोर्सेज आर प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड मेंटेन एंड एफिशिएंटली यूज्ड ऑन नॉट रिसोर्सेज का। फिर आ जाता है एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर यूज्ड ऑन नॉट, ऑपरेटिंग प्रोसीजर एफिशिएंटली, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स आर मेड कॉस्ट इफेक्टिव। फिर इफेक्टिवनेस, अभी एफिशिएंसी चेक करें, अब आ जाते हैं इफेक्टिवनेस पे। इफेक्टिवनेस में जो ऑब्जेक्टिव आर टू अचीव्ड एंड रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंडेड इम्पैक्ट एंड एक्चुअल इम्पैक्ट, जैसा होना चाहिए था और जैसा है, ठीक है, वो दोनों इम्पैक्ट हमको देखने हैं। तो इफेक्टिवनेस में डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द प्रोग्राम अचीव डिजायरेबल लेवल ऑफ द रिजल्ट्स। फिर एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम एंड और इंडिविजुअल प्रोग्राम components। फिर इसका डिटरमाइन विद द मैनेजमेंट एंड कंसीडर, क्या कंसीडर करना है यहाँ पे, डिटरमाइन द रिजल्ट्स मोर इफेक्टिवली और at a lower cost। फिर adequacy of the management control system for measure monitor and report a program effectiveness। फिर जाता है ensure करना है compliance with the law and regulations applicable for the program, ये सारा आ गया। फिर इसमें आ जाता है हम फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट। अब यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट को जब हम प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, ठीक है। तो इसमें हम सिग्निफिकेंस एंड नीड्स टू बी पोटेंशियल यूजर्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, किसको ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, उन्हीं की जरूरत, यूजर्स को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, वो सब ठीक है। लीगल जो रेगुलेशंस रिक्वायर है, हमको अगर लो पता होगा तो हम चेक करेंगे वो लगाया कि नहीं लगाया, वो कंप्लाई किया कि नहीं किया। अभी हमें नहीं पता तो फिर क्या मतलब, तो हम एक बार ये देखेंगे कौन कौन से लॉज पे एप्लीकेबल है। दूसरा जो मैनेजर्स वगैरह है उनका कंट्रोल कितना है, मैनेजरियल कंट्रोल कितना है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो है, रिकमेंडेशंस फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिट एंड कुड इफेक्ट द करंट एंड ऑब्जेक्टिव। ये पीजी सर का जो स्कैनर है ना उसमें से मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, है ना। प्रोवाइडिंग द सफिशिएंट स्टेजेस एंड रिसोर्सेज टू डू द ऑडिट एंड प्रिपेयर करना है रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट। कंसिडर करना है वेदर द वर्क ऑफ द अदर ऑडिटर, अगर एक्सपेंडिचर 600 लग रहा है यहाँ पे 620 लग रहा है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ द डेटा, यहाँ पे एविडेंसेस वगैरह भी कलेक्ट करने, तो सिंपल जो हमारे 250 कंप्लायंसेस वाला 500 एविडेंस, ये मैं ऐसे के नाम इसलिए लेती हूँ ताकि कुछ याद रह जाए कंटेंट, हमको ऐसे का नाम वहाँ लिखना नहीं, रेफर नहीं करना है ऐसे का नाम, ठीक है। एविडेंस है तो 500 और 250 अपना कंप्लायंसेस वाला, 620 610 और 600 अगर अदर ऑडिटर्स अदर एक्सपर्ट्स का हम काम ले रहे हैं। फिर 220 में सफिशिएंट स्टाफ वगैरह देखना, 300 में ऑडिट प्लान वगैरह करना, तो ये सारा उसमें लिख लेना। एक जनरल आंसर हो सकता है फैक्टर्स टू बी कंसिडर के लिए। जनरल आंसर
से मैं कह रही हूँ, ठीक है ना, कि हो सकता है ये पॉइंट्स अगर कंसिडर करें, बिकॉज एज इट इज तो फिर कैसे याद करें. स्टेप्स टू बी प्लानिंग फॉर द परफॉर्मेंस ऑडिट, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरनमेंट, डिफाइन करना ऑब्जेक्टिव, स्टेप्स टू बी टेकन. स्टेप्स फैक्टर्स ये सब अलग अलग है ना क्वेश्चन. फिर आता है स्कोप ऑफ द ऑडिट, डिटरमाइन द ऑडिट क्राइटेरिया, डिसाइड करना ऑडिट अप्रोच, फिर डेवलप करना ऑडिट क्वेश्चन, एसेस करना ऑडिट टीम स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द आउटसाइड एक्सपर्ट्स और एक्सपर्टीज. फिर आ जाता है ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स और इस्टेब्लिश करना टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज एंड देन इंटीमेशन ऑफ द ऑडिट. ठीक है, अभी हम इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो डिस्कस कर रहे हैं, तो वो हम किस में से डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल से. मॉड्यूल से क्या पॉइंट रहेगा, कैटेगरीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीएसयू. पीएसयू के ऑडिट के लिए कैटेगरीज, तो फर्स्ट हो जाता है कैटेगरीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीएसयू में डिपार्टमेंटली मैनेज्ड द अंडरटेकिंग विच फॉर्म पार्ट ऑफ द पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज. फिर गवर्नमेंट एक्टिविटीज में इसमें जैसे रेवेन्यूज वगैरह गवर्नमेंट कंपनीज, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना. इसमें कोई नया पॉइंट अगर है तो 148 से 151 तक सीएनएच का रूल वगैरह वो सब है. 148 जो आर्टिकल बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 148 टू 151 में क्या बता रखा है सीएनएजी के लिए अपॉइंट करना सीएनएजी को. फिर 149 में है परफॉर्म द ऑडिटेड ड्यूटीज. 150 आर्टिकल में बता रखा है एडवाइज द सीएनएजी प्रेसिडेंट and prescribe such form in which the accounts of the union and state shall be kept. और फिर आर्टिकल 151 में ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएनएजी रिलेटिंग टू द अकाउंट्स. देन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज की कमर्शियल ऑडिट का एक टॉपिक है. देयर इज ए स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द ऑडिट ऑफ द कंपनीज विच इज एंटिटी participated by the government in 51% or more. The auditors of these companies are firm chartered accountant appointed by the Comptroller and Auditor General of India. He is also empowered to comment upon the audit report of the auditors. In addition, he is right to conduct a supplementary audit. Commercial audit भी supplementary audit. फिर the board set up commercial audit, वो सब भी ठीक है. फिर एस्टिमेट कमेटी का ये पॉइंट जो हमने नहीं पढ़ा है. पब्लिक अकाउंट कमेटी तो हमने पढ़ लिया ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी तो पढ़ा था. फिर आ जाता है एस्टिमेट कमेटी में रिपोर्ट दैट इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरटेकिंग द एस्टिमेट्स मे बी इफेक्टेड सजेस्ट ऑल्टरनेट पॉलिसीज. ये कमेटी ये काम करती है, सजेस्ट करती है ऑल्टरनेट पॉलिसी देने का. फिर आ जाता है एग्जामिन करना वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट एंड देन सजेस्ट द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट्स शैल बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट. Committee on Audit, Committee on Public Undertaking COUP. The Committee on the Public Undertaking exercise same financial control on the public sector undertaking as a PAC exercise. मतलब जो हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी देखा था ना, वैसा ही कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग भी है. ठीक है ना. टू एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, रिपोर्ट करना सीएनएजी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, एग्जामिन करना autonomy of efficiency of the public undertaking and to see whether they are being managed in accordance with the sound business principles of prudent commercial practices. Exercise करना such functions wasted in PSC and estimate करना committee as are not covered above and as may be allotted by the speaker from time to time. Okay. Then आ जाता है CNAG role, key roles of the functioning में आ जाता है his reports generally from the basis of the committee's working, although they are not precluded from examining issues not brought out in his report. मतलब उनको जो सामने देंगे वही इश्यूज वो डिस्कस करेंगे, बट मतलब करते हैं जनरली, बट उनके ऊपर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो बाकी इश्यूज डिस्कस कर ही नहीं सकते. फाइनेंशियल कमेटी प्रेसिडेंट दैट रिपोर्ट्स द पार्लियामेंट. फिर वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑडिट रिपोर्ट कुड नॉट डिस्कस द डिटेल्स बाय द कमिटी. रिटन आंसर्स आर obtained from the department ministry concerns and sometimes incorporated in the report presented to the parliament. Objective and scope तो हम देख ही चुके हैं. देन इसमें और नया पॉइंट है अटेस्टेशन एंगेजमेंट और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट. टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट क्या क्या है. तो अटेस्टेशन में आ जाता है द रिस्पॉन्सिबल पार्टी मेजर द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया एंड प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन ऑन विच द ऑडिटर दैट gather the sufficient and appropriate audit evidence to provide a reasonable basis for expressing a conclusion. और डायरेक्ट रिपोर्टिंग में it is auditor who measure or evaluate the subject matter against the criteria simply. इसमें इंफॉर्मेशन वगैरह दे रहे थे ना अटेस्टेशन में, और इसमें डायरेक्ट रिपोर्टिंग है. ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इन जनरल. ठीक है. कंप्लायंस ऑडिट में आ जाता है दो तरह का, रेगुलरिटी और प्रॉपर्टी. रेगुलरिटी में एडहेरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू फॉर्मल क्राइटेरिया emanating from the relevant laws regulation. और propriety में observance of the general principle governing sound financial management, ethical conduct of the public officials.
perspective of the compliance audit in relation to such audit of the financial statement, separating an individual compliance audit, combination of the performance auditing. Compliance auditing is generally conducted either audit of financial statements separately in individual compliance audit and combination with performance audit plus compliance audit साथ में कर लो, ठीक है ना। फाइनेंशियल ऑडिट तो हम देख ही चुके हैं, फिर इसमें है परफॉर्मेंस ऑडिट भी हमने डिस्कस कर ही लिया है। परफॉर्मेंस ऑडिट का साइकिल में क्या है यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएआई, फिर आ जाता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फिर प्लानिंग द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डॉक्यूमेंट एंड एनुअल ऑपरेशनल प्लान, फिर प्लानिंग द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑडिट, फिर प्रिलिमिनरी स्टडी करना, फिर इम्प्लीमेंट करना परफॉर्मेंस ऑडिट फॉर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट, डिस्कस करना पेपर्स ऑब्जर्वेशन को इसमें, या फिर फील्ड ऑडिट वर्क करना, फिर आ जाता है रिपोर्ट अप्रूवल प्रोसेस जिसमें ड्राफ्ट परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट एंटिटी इन चीफ बनाना, ड्राफ्ट परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट बनाना, और फिर परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट के बाद में फॉलो अप, ठीक है। सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑडिट हो गया, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑडिट, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज प्रोग्राम, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑडिट में जो सोर्सेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी है उसमें सबसे पहले तो आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एंटिटी, फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, डॉक्यूमेंट जो है एंटिटी के लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्सेट्रा के, एकेडमिक और स्पेशल रिसर्च, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करना, पास्ट ऑडिट्स जो की हुई है उसके मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है वो भी एक, मीडिया कवरेजेस और स्पेशल फोकस ग्रुप्स जैसे ऑडिट एडवाइजरी कमिटी, कंसर्न यहाँ पे आ जाएगा कंसर्न एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर इसमें आ जाएगा रिपोर्ट्स बाय द स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, एनजीओस एक्सेट्रा, ठीक है। देन डिटरमाइनिंग द ऑडिट क्राइटेरिया, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट तो हम देख चुके हैं, फिर डिटरमाइनिंग द ऑडिट क्राइटेरिया किसका बता रखा है यहाँ पर, परफॉर्मेंस ऑडिट का क्राइटेरिया डिफाइन करना है तो फॉलोइंग सोर्सेस हो सकते हैं, एक तो आ जाता है प्रोसीजरल मैनुअल्स, पॉलिसी स्टैंडर्ड, डायरेक्टिव्स, क्राइटेरिया यूज द सेम एंटिटी जो क्राइटेरिया यूज करिए, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन, न्यू एंड established scientific knowledge and other reliable information, जनरल मैनेजमेंट एंड सब्जेक्ट क्राइटेरिया। एक डिसाइड करो ऑडिट अप्रोच, तो ऑडिट अप्रोच के लिए नो यूनिफॉर्म ऑडिट अप्रोच प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, पर क्या क्या हो सकता है, सम ऑफ द मेथड्स हो सकता है, एनालाइज द प्रोसीजर्स, केस स्टडीज, यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स या सर्वेज, ये सारे हो सकता है ऑडिट अप्रोच, ठीक है, डिसाइड सिर्फ ऑडिट मेथड। फिर परफॉर्मेंस ऑडिट मैट्रिक्स बता रखा है, स्पेसिमेन, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऑडिट जो स्पेसिमेन एडीएम है मतलब ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, उसकी क्या क्या कॉलम्स है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ऑडिट क्वेश्चंस, ऑडिट क्राइटेरिया, एविडेंसेस, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस मेथड। फिर परफॉर्मेंस ऑडिट प्लानिंग का भी इसमें एक बता रखा है कि ऑडिट प्लानिंग में अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, प्रिलिमिनरी सर्वे, असेसमेंट ऑफ द स्किल नॉलेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ स्किल एंड expertise required for presentations by the discussion with the entity, setting audit objective and scope of the audit, फिर अच्छा डिटरमाइन करना ऑडिट क्राइटेरिया कंसिस्टेंट विद द ऑडिट ऑब्जेक्टिव। फिर इसमें हम एविडेंस, टाइप ऑफ एविडेंस consonant with the audit objective, sources, methods of the collection and sampling, techniques to used for the evidence, फिर audit test program, entity जो होगी units of the audited, sampling and techniques used for the selection of the audit, organizational relationship of the unit selected by the test etc, along with the objective of the audit of each selected units। इसमें एक मेन बात इसमें बता रखी है कि जो परफॉर्मेंस ऑडिट गाइडलाइंस है वो क्या क्या कंटेन करती है, इन्फॉर्मेशन, डेटा ऑन सब्जेक्ट, स्कोप ऑफ ऑडिट, एक्सपर्ट्स, सर्विसेज, कंसल्टेंट, सर्वे रिक्वायरमेंट, ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड ऑडिट क्राइटेरिया, एविडेंसेस जैसे टाइप, सोर्स, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस, सैम्पलिंग ऑफ यूनिट्स एंड डेटा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यूनिट असाइनमेंट्स फॉर द ऑडिट टेस्ट, टाइम स्केड्यूल्ड फॉर द डिफरेंट स्टेजेस, मिड टर्म रिव्यूज, वर्कशॉप्स, सुपरविजन एंड कंट्रोल और फील्ड ऑडिट प्रोग्राम एंड रिपोर्ट स्केड्यूल्ड, ठीक है। एक इसमें कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ना हमने, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में इश्यू एक्सपेंसेस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट आर, हाउ डज द ओवरऑल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, प्रॉपर्टी ऑडिट डिस्कस कर लिया हमने, देन रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, देन ओके एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ऑडिट रिपोर्ट ऑन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल,
ये भी हमारा डिस्कस हो गया, वर्किंग रिजल्ट्स वगैरह। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पीएसयू ऑडिट है, पहले तो मैंने पीजी सर के स्कैनर से ख़त्म किया, एंड देन फिर मैंने आईसीआई का जो मॉड्यूल था ना, वो लास्ट में एक बार रेफर के लिए लिया कि कोई जो टॉपिक्स है वो रह तो नहीं गए। थैंक यू वेरी मच।